जय सिया राम, हरिओम। खालिस्तानियों की मोदी जी ने लंका लगा दी है, बाकियों का तृप्तिकरण क्यों? ये है आज का मुद्दा। देखिए, खालिस्तानियों की लंका तो लगनी ही चाहिए थी, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करना ही चाहिए था। आग मुत रहे थे, कोई बात नहीं, बहुत हैं आग मुतते हैं, लेकिन वो देशद्रोही थे, राष्ट्रद्रोही थे, देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते थे और उनको ऐसा लगने लगा था कि देश के अंदर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ठीक, इतिहास में नहीं जाते, ब्लू स्टार ऑपरेशन में हम नहीं जाते, वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वीडियो तो 10-12 मिनट का होता है, उसमें हमें अपनी बात पूरी अच्छी तरीके से रखनी होती है। आप सब रहिए, मेरे साथ बने रहिए, या जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए, समझिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसे ज़रूर पहुँचाइए कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कहने आया हूँ कि ये जो खालिस्तानियों का जो गैंग है पूरी दुनिया में जो फैला, पूरी दुनिया का जो पश्चिम देशों में और पाकिस्तान में जो फैला है, उसे किस तरीके से प्लान्ड वे में ख़त्म किया जा रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो NIA है, जो रॉ है, इनमें इनका बहुत ही मजबूत दखल है, ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई आपके पास कोई और सोर्स हो तो बताइएगा, अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य ये है कि वो ख़त्म किए जा रहे हैं। देखिए, ये हरदीप सिंह निर्झर जो है वो 10 लाख का इनामी था। भैया 10 लाख का इनाम किसने रखा था, है ना? भारत सरकार ने ही रखा था, यहाँ के सुरक्षा एजेंसियों ने ही रखा था, है ना? ये मारा गया और निर्झर सिंह, हरदीप सिंह निर्झर जो नाम है था इसका, और ये सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ था और चीफ ऑफ खालिस्तानी टाइगर फोर्स भी था। अरे, खालिस्तानी टाइगर फोर्स भी बना लिया था इसने, है ना? अब ये लोग तो मतलब जो सिख नाम लेने से भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सिख जितने राष्ट्रवादी, जितने प्रखर भारतवासी हैं और पूरी धरती पे जिन्होंने अपनी शौर्य से, अपनी मानवता से साबित किया है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं उसको। खैर, अब जब सिख हैं और पगड़ी बांधते हैं और सिख फॉर खालिस्तानी टाइगर रखा हुआ है तो कहना पड़ता है। बाकी ये तो कितने गए गुजरे कहते हैं धूर्त मक्कार और देशद्रोही और आतंकवादी हैं, जानते ही हैं। पाकिस्तान के ISI पे पलते हैं, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वो क्या कहते हैं कि हाँ, ननकाना साहब जो है पाकिस्तान में, उसकी बात ना करें, खालिस्तान चाहिए उनको भारत में। खैर, तो हरदीप सिंह निर्झर मारा गया और अवतार खांडा कहते हैं खुद ही मरा हॉस्पिटल में। अमृतपाल आग मुतने लग गया था भारत में, पंजाब में हालत ख़राब कर दी थी, गया है अंदर, जेल में है। और सिद्धू, आपको याद होगा वो जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कूदा था, लाल किला पे जो झंडा और तिरंगा के पैरेलल में जो लटका दिया गया था, उस समय उसका हाथ था, ट्रैक्टर रैली में क्या कहाँ था, मारा गया नहीं, मरा एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में मर गया। कैसे मरा? लेकिन कुल जो लबुलुआब ये है कि जो देश के ख़िलाफ़ है, देश के देशद्रोही है और तिरंगे की इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी हाई कमीशन से तिरंगा उतारने वाला जो लोग हैं, उनको कैसे माफ़ किया जा सकता है? बताइए, कौन सा राष्ट्र, कौन सा सॉवरन नेशन, कौन सी सुरक्षा एजेंसी जिसमें थोड़ा भी स्वाभिमान होगा उसको माफ़ करेगा? और भारत में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही मान की सरकार आई, भगवंत मान की, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, केजरीवाल जीता पंजाब में भी, जैसे लगा कि एक बयार बह गई है, उसको कितनी छूट मिल गई है, क्या कारण नहीं कारण है, एनालिसिस आप कीजिएगा। और क्या कहते हैं कि कुमार विश्वास जैसे कवियों ने तो डायरेक्ट एलिगेशन भी लगाया केजरीवाल पे कि वो उन लोगों की फंडिंग हुई पड़ी है। वो तो कहता है कि हम पंजाब अगर देश बन जाएगा तो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तेरा क्या है, वो खालिस्तानी का साथ दे रहा है। ऐसी सी बातें वो कर चुका है और उस पर कोई FIR तो नहीं करी केजरीवाल ने या भगवंत सिंह मान ने, नहीं करी ना।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही भगवंत सिंह मान बने मुख्यमंत्री तो वहाँ के खालिस्तानियों की अब वो थाने में जा कर के वो बम विस्फोट और लोगों को मारना पीटना, बंदूकें चलाना, सब कुछ तो खुलेआम होने लग गया ना। और इंटरव्यू देना और कहना कि संवैधानिक अधिकार है, मैं खालिस्तान क्यों नहीं मांगूंगा, ये सब होने लग गया था। भैया 140 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब के बीच हाईवे पे रोक दिया गया, 20 मिनट तक रोका गया। मैंने कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते हुए देखा सुरक्षा में कि वहां से लिफ्ट कर लूं प्रधानमंत्री को। इस स्तर तक लोगों ने क्यों बर्दाश्त किया खालिस्तानियों को? किया ना। प्रधानमंत्री जब गए वहां से, बाद में निकलना तो था ही, तो बोले कि भगवंत मान को धन्यवाद दिया था कि मेरी जान बचे, मेरे को जिंदा रहने देने के लिए। ये प्रधानमंत्री होता है। और इतना कुछ होने के बाद जब वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, उन्हें मरना ही चाहिए था, चुपचाप मरना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, ख़त्म उन्हें कर देना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर ISI के सेकेंड मैन जो होता है टॉप 2, वो भी मारा गया, तो हंगामा मचा हुआ तो है ही। Pakistani military members trains them. They are the mastermind behind Khalistani violent group. और एक लोग जोड़ते हैं ना, कड़ियों को जोड़ते हैं और घटनाओं को देखते हैं जोड़ जोड़ के कि NIA की टीम लंदन गई थी 1 हफ्ता पहले और उसके पहुंचने के बाद से ये काम शुरू हो गया था। पुन्नू भागा हुआ है, बहुत आग उगलता था, भागा हुआ है, छिपा हुआ है, अंडरग्राउंड है। अगर मिल गया तो समझो भागा हुआ था, नहीं मिला तो समझो काम हो गया। अब हरिओम, आप लोग जो मैं सुनते रहे उन्हें मैं बता रहा हूँ कि ये जो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं और विदेशों में जाके करते हैं, उनका जब ख़त्मा होता है, उनको जब न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनको जब अमेरिकी वर्ड से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तो इनकाउंटर कहते हैं। खैर, तो वो ताकतें जो देश के अंदर हैं, उनकी सरपरस्ती क्यों होती है, उनका तृप्तिकरण क्यों होता है? कुछ उदाहरण देता हूँ, जरा सा सुनिए। ये मौलाना मदनी है, जमीयत उलमा संस्था है, कहते हैं 100 साल पुरानी संस्था है, उसका मालिक है और मोदी जी से भी इसकी पहचान है, उठना बैठना है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। ये कहता है कि ये जो इस्लाम है सबसे पुराना मजहब है और भारत की जो ज़मीन है वो उस पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। और इसे लोग बुलाते हैं, मीडिया में बुलाते हैं, इससे बात करते हैं। ये देशद्रोह है कि नहीं, ज़रा आप बता देना। ये राष्ट्र को तोड़ने की बात है कि नहीं, बता देना। ये बताता है कि पाकिस्तान बटा तो हम नहीं गए। अबे धूर्त, तुम क्यों नहीं गए? बांटा क्यों? बांटने के लिए वोट किसने दिया? तुमने भारत को चुना। किसने कहा था कि अपनी हिस्से की ज़मीन भी ले लो, दूसरे हिस्से की ज़मीन पे खोदो? लिजार्ड बन के, सांप बन के तैरो। तो ये देशद्रोही है कि नहीं, देख लेना। संसद भवन के अंदर शपथ लेते समय में मुस्लिम नेता वर्ग जब बोलता है कि हम जो इस्लाम में नहीं है उसको फॉलो नहीं कर सकते, वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तो ये देशद्रोह है कि नहीं, आप बताओ। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। ये राष्ट्रद्रोह इस देश में क्यों नहीं है?
एक मौलाना सर्वधर्म सम्मेलन में भी बोलता है खुल के कि राम पहले किसकी पूजा करते थे, शिव किसकी करते थे, आदि अनंत, खैर उसको धर्म की ज्ञान क्या दिया जाए, वो सब ओम की करते थे। ओम जो है वो अल्लाह है, या अल्लाह ही सबका भगवान है। वो खुलेआम भारत की धरती पर अपना अधिकार बताता है इस्लामियों का। ये देशद्रोह है कि नहीं? एक साजिद रशीदी आता है टेलीविज़न चैनल में बात करने के लिए, उसे लोग खूब बुलाते हैं क्योंकि तू मैं होती है, नुक्ताचीनी होती है। वो उसके पीछे तिरंगा होता है, हरे तिरंगा होता है, तिरंगा जिसमें कि खजूर के पेड़ होते हैं और 2 तलवार लगे होते हैं, और भारत का नक्शा होता है जो हरे रंग का होता है। एक बार एक पैनलिस्ट ने ही उसको कहा था इस कुत्ते, इस देशद्रोही को यहाँ से भगाओ, और फिर उसे भगाया भी गया था। ये देशद्रोह है कि नहीं? आप बताओ कि कोई खुलेआम कहता है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र है, बनेगा और हम इसके लिए लड़ेंगे, और वो खुल के कहता है कि तिरंगे में खजूर लगाता है, वहाँ तलवार लगाता है, अब भारत के नक्शे को हरे रंग में दिखाता है। ये देशद्रोह है कि नहीं? और यही आदमी कहता है कि जब यहाँ मुसलमानी सत्ता होगी, जब इस्लामिक शासन होगा, तो जो राम मंदिर जो बना है इसको हम फिर से तोड़ेंगे, फिर से वहाँ मस्जिद बनाएंगे। और ये बर्दाश्त होता है? किसको होता है? इसे लोग क्यों झेलते हैं? इसे देशद्रोह क्यों नहीं मानते हैं? एक तौकीर रजा है, तौकीर रजा खुल के कहता है कि अगर ये समान नागरिकता कानून आया, कॉमन सिविल कोड आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, तो हिंदुओं का ये अंतिम संस्कार होगा। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। मैं कहता हूं मुसलमान को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड जिस दिन आएगा उस दिन इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। खोल के बोलता है ये देशद्रोह है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं देशद्रोह? ये ऐसे लोग, ऐसे घिनौने लोग, ऐसे उद्बिलाव, ऐसे धूर्त मक्कार देशद्रोही लोग नेता कहे जाते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनका होता है। और सुन लो, ये नारे सुनते रहो बैकग्राउंड में, हर तरीके से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोने कोने में ये नारे लगे, ये नारे गूंजे। ये देशद्रोह है कि नहीं? ये नारा, ये संविधान से ऊपर उठ करके, कानून से ऊपर उठ करके इस्लामिक शरिया और इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने की बात जहाँ भी कहीं होती है, वो देशद्रोह है कि नहीं, राष्ट्रद्रोह है कि नहीं? ये बताओ मुझे। होगी जब से तृप्तिकरण का ये स्तर हो गया, देश बदल गया। सबका साथ, सबका विकास, संतुष्टिकरण, तृप्तिकरण से अब इस्लामीकरण के मुहाने पे आ गया। वो NIA के जो बहादुर सिपाही हैं, जो देशभक्त हैं, जो रॉ के लोग हैं, जो अपनी जान पे खेल के भारत की सुरक्षा करते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाते हैं, अनसंग हीरोज हैं, उन सबको प्रणाम। वो कुछ नहीं कर सकते भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ की सत्ता की व्यवस्था तृप्तिकरण में लगी हुई है। आप अपना सही ओपिनियन ज़रूर देना, लिखना। 2-4 लाइनों में नहीं बने पैराग्राफ लिखना। मैं पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा उसमें से कुछ निकालूं, फिर आके आप किससे बात करूं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।